Hello friends, dear students, ladies and gentlemen. Today there is Farhana before me. First of all, congratulations on your grand success in Delhi Development Authority as a stenographer of Chief Business Officer. Again, a great congratulations on your grand, amazing, splendid and majestic success. तो इंटरव्यू एक्चुअली हम हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स ही लेंगे ताकि हमारी जो मैसेज है, जो आप मैसेज देना चाहें, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों के सामने पहुंच सके। तो पहली बात तो ये आती है कि आपका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्टेनोग्राफर के पद पर। तो इसके पहले भी आपके 2 सिलेक्शन रहे हैं जो आपने प्री निकाले। एसएससी 2010-17 उसका प्री निकला। इसके बाद आपका 2019 का प्री निकला हुआ है, शायद अभी आपको मेंस देना है। तो फरहाना, सबसे पहले मैं इस चीज को जानना चाहता हूं कि आपकी जो स्ट्रेटजी रही कंपटीशन की वो क्या रही, आपने क्या रणनीति बनाई, किस तरीके से आपने सक्सेस लिया। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप आंसर दें बिल्कुल खुलकर दें, चाहे भले ही वो मेरे अगेंस्ट में हो, मेरे फेवर में हो, या किसी के अगेंस्ट में हो, किसी के फेवर में हो। आप एक ईमानदारी से बच्चों को मैसेज देना कि रियल में वो बेचारे तैयारी करें तो आखिर कैसे करें। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा सिलेक्शन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए स्टेनोग्राफर कमिश्नर हुआ है। सबसे पहली स्ट्रेटजी कंपटीशन एग्जाम्स में होती है कि हमारा डेडिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल हमारा तभी मेंटेन होता है जब हम बेसिक डीप चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं, तो हम बहुत फास्टली कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, हर चीज़ को जानने में। फिर उसके बाद हम उस लेवल पे, उस पॉइंट पे आते हैं जब हम हर एग्जाम को क्लियर करते चले जाते हैं। जितने भी एग्जाम्स में हम बैठेंगे, सारे एग्जाम्स हमारे निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बेसिक स्टडी बहुत मायने रखती है। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी लाइफ की पहली इंग्लिश की कोचिंग थी वो दीपक शर्मा सर के यहाँ की ही थी, और मैंने सबसे पहले जो बुक प्रेफर की थी वो आर.एस. अग्रवाल थी, और मैंने सर के यहाँ 2 years समथिंग मैंने उनके यहाँ पढ़ा है। और आर.एस. अग्रवाल को बहुत अच्छे से सर ने मुझे पढ़ाया था उस टाइम पे, और उसी चीज़ को मैंने आगे प्रोसेस करते हुए अपने सेट पेपर्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैंने ये सब चीज़ें दी और अपने आप को परफेक्ट किया। तब जाके मेरे सिलेक्शंस निकलना स्टार्ट हुए, और जिसमें काफ़ी मुझे पेशेंस बहुत लगा है, टाइम भी बहुत लगा है, लेकिन फिर मैं परफेक्ट हुई हूँ अब आकर। तो ये सबसे मेन चीज आई, पेशेंस। तो मेरा एक क्वेश्चन है पेशेंस के लिए कि आजकल एक स्ट्रैटेजी चलती है कोचिंग की कि 6 मंथ में एसएससी निकालिए, 3 मंथ में ये करिए। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? नो सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम 6 मंथ में एसएससी तो क्या, हम कोई स्टेट एग्जाम से भी नहीं निकाल सकते, ना ही व्यापम क्रॉस कर सकते हैं। हम कोई भी छोटे से छोटे एग्जाम 6 मंथ में क्लियर नहीं कर सकते। हर एग्जाम के लिए जितने स्टूडेंट्स निकले हैं, सबने सालों की मेहनत उनके पीछे की रही है, तब जाके वो एग्जाम्स निकले हुए हैं।
जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हम कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो एसएससी ने जो टीसीएस ने जो लिया हुआ है एसएससी के एग्जामिनेशंस, उसमें जो उनका ट्रेंड है वो बहुत ही अलग लेवल पे जा रहा है। हमारी इंग्लिश का लेवल बहुत हाई जा चुका है, हमारे जीके का कोई समझ में नहीं आता है कि कौन से सेक्शन से वो ले रहे होते हैं, और हमारी रीजनिंग का भी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता हुआ है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग वो होती जा रही है। तो हम अपने जो पुराने जो पैटर्न पे हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें नई चीज़ों को और डीपली चीज़ों को एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ पर आता है यस कि जो एक ट्रेंड और चला है सेट पेपर लगाने का। यस सर। सेट पेपर कोई बुरी चीज नहीं है, वो लगाना ही पड़ती है और लगाना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं तुमसे, इसका जो आंसर है बड़ा सोच के समझ के बैलेंस देना, क्योंकि बच्चों के लिए, ये खासकर मेरे शिवपुरी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मिसगाइड तो नहीं हुए कहीं, या मैं तो मिसगाइड नहीं कर रहा कहीं, या कोई दूसरा टीचर तो उन्हें मिसगाइड नहीं कर रहा। इसका एक मुझे आंसर आप खुल के देना, क्योंकि चूंकि आप सिलेक्टेड हैं और एक सिलेक्टेड व्यक्ति उस चीज का आंसर बहुत ढंग से दे सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर चलन है कि वो किरण के सेट पेपर, यस और किरण के सेट पेपर के अलावा वो एक्चुअली वो सेट पेपर है नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है। तो ये टीचरों का कहना ये है कि अगर कहीं आप केवल इनको कर लोगे तो इससे एसएससी निकल जाएगी। ये बात कहां तक सच है? सेट पेपर तो आपने भी लगाए होंगे, तो वो सेट पेपर आपने कहां से लगाए, कैसे लगाए, ये बच्चों के लिए आप मैसेज दें। जब हमारे शिवपुरी के कोचिंग इंस्टीट्यूट मोस्टली मैं यही सुनती हूँ, जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वो सेट पेपर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग स्टार्टिंग में ही सेट पेपर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट उसका बेसिक क्या है। हमें ना एडजेक्टिव पता होता है, ना हमें नाउन पता है, ना हमें प्रोनाउन पता है, तो हम सेट पेपर में कैसे एकदम से अप्लाई कर देंगे अपनी चीज़ को। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक देखें, उसके बाद सेट पेपर लगाएं। और सेट पेपर प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ इंप्रूवमेंट होता है। हाँ, हमें आइडिया लग जाता है किस सेक्शन से कितना परसेंटेज आ रहा है, लेकिन हमारा जो इम्प्रूवमेंट मेन जो होता है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट से होता है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पे होने लगे हैं। जब हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, हमारा टाइमिंग मैनेज हो रही होती है, और जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप या जो भी, तो हमें अपना रियल परफॉर्मेंस निकल के पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रीवियस जो पेपर होते हैं उसके जो पैसेजेस, कॉम्प्रहेंशन जो होते हैं, वो इतना हमारा पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। जब हम टेक्स्ट बुक के लगा रहे होते हैं तो वो टीसीएस से कहीं ना कहीं मैच करता है कि कितना डिफरेंट हमारा कॉम्प्रहेंशन आ रहा है। और शिवपुरी के मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम होते हैं, तो उनका कॉम्प्रहेंशन लेवल बहुत गिरा होता है। वो लोग वोकैब में और एक्टिव नरेशन इधर तो वो अपने मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन उनका सारा मार्क्स आके कॉम्प्रहेंशन वाले पोर्शन में गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वोकैब होती है वो कोई रिपीटेड नहीं होती है, वहाँ पे एक डिफरेंट जोन की वोकैब आ रही होती है। और वो स्टूडेंट वही कर पाता है जिसका रीडिंग स्किल, जिसकी वोकैब स्किल बहुत हाई क्लास हो रही होती है। अब जो टीसीएस एग्जाम दे रहा है उसमें बच्चों का रियल पोटेंशियल निकल के आ रहा है। हम रिपीटेशन पे अपने आप को जज नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना मस्ट है, वहां से आपकी रियलिटी आपके सामने आएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम जो टीचर सेट पेपर लगाते हैं या लगवाते हैं, वो क्या होता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं हम लोगों के, क्योंकि हम उसको बार बार लगवाए हुए होते हैं। तो उसमें टीचर का स्किल भी पता नहीं लग पाता कि ये टीचर का स्किल एक्चुअली है तो है क्या। तो बेहतर होगा अगर कहीं, मेरे ख्याल से बच्चे सेट पेपर या टेस्ट सीरीज जो लगाएं वो ऑनलाइन लगाएं, वहां पर उनकी रियलिटी निकल के सामने आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी जनरेट हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। मैंने एक चीज नोटिस करी कि 2018 यस सर, जो शपाली का सिलेक्शन हुआ, हेमलता का हुआ, लाक्षकार का हुआ, जिनके तीनों के इंटरव्यू डिले हुए, मेरे ख्याल से आपके सामने, आपके बैच में मैं समझता हूं कम से कम 15-20 लोगों की नौकरी लगी मेरे यहां से, सब एसएससी में निकले, आपका पूरा बैच। यस सर।
और आपकी भी एसएससी निकली, वो बात अलग है कि मेंस नहीं निकल पाया। इस बार जो मेंस आ रहा है आपका 2019 का, वो निकल जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद शिवपुरी से बमुश्किल, मैं समझता हूं 10-5 नौकरी लग गई हूं तो बहुत बड़ी बात है। क्या आप एग्रीड हैं इस चीज से? बिल्कुल सर, मैं इस बात से एग्रीड हूँ, क्योंकि जो 2018 के बाद जो एग्जामिनेशन होना शुरू हुए हैं, जो टीसीएस ने लेना शुरू हुए हैं, वो एक बहुत डिफरेंट पैटर्न पे चले गए हैं। पहले एक रिपीटेशन का हम परसेंटेज मान लेते थे कि स्टूडेंट क्रॉस कर लेते थे रिपीटेड कर करके, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है वो रियल एग्जाम हो रहे हैं। जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जब हमें जो एरर मिलते हैं, स्पॉटिंग एरर, और जो उसकी वोकैब मिलती है, वो हमें बुक्स में भी सर्च करने में बहुत मुश्किल से उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। उन एरर के पीछे जो एक्चुअल रीजन होता है वो हम बहुत ज्यादा सर्च कर पाते हैं, तब हमें निकल के आता है, उससे ही हम परफेक्ट होते हैं। जब हम टेक्स्ट बुक के ग्रेड अप के जो हम सेक्शंस लगाएंगे, तब जाके हम ये जो एग्जामिनेशन है 2018 के बाद जो शुरू हुए हैं, जो एसएससी का लेवल, जो सीजीएल का, सीएचएसएल का और स्टेनोग्राफी का जो इंक्रीज हुआ है, वो हम अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही मैच कर पा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट प्रीवियस सेट पेपर्स पे डिपेंड है। मेरे ख्याल से इस टाइम शहर के अंदर शिवपुरी स्टेनो हब के नाम से जाना जाता है। Yes. इस वक्त यस सर। मैं समझता हूं कि शायद ऑल इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने स्टेनोग्राफर नहीं होंगे जितने शिवपुरी में। मैंने एक एवरेज निकाला, अपने यहाँ 2010 से स्टेनोग्राफी चल रही है, यस और मैं समझता हूं कि ऐसा शायद ही कोई घर हो जो बच्चा स्टेनोग्राफी ना कर रहा हो, हिंदी की स्टेनोग्राफी। आपके हिसाब से कम कितने स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पर, कम से कम स्टूडेंट शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में 2010 से अभी तक, अगर कि अपन कुल स्टेनोग्राफर निकालें तो? मुझे जो स्ट्रेंथ लगती है, मैक्सिमम यहाँ पे सभी लोग स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, तो मुझे 10 to 20,000 5,000 समथिंग का मुझे लगता था। बट एक्चुअल में जो यहाँ का परसेंटेज है वो इतना हाई है कि हर घर में यहाँ पे स्टेनोग्राफर्स हैं। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई स्टेनोग्राफी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 50,000 मैंने 50,000, मतलब अगर कि 2010 से अगर कि हम काउंट करें तो टोटल स्टेनोग्राफर जा रहे हैं आपके 50,000, और अभी तक जो नौकरी लगी होंगी मैं समझता हूँ वो 500 बच्चों के आसपास लगी होंगी। राइट। खैर, स्वाभाविक है, जो मेहनत करता है उसको जॉब मिलता है। मैं तो कहता हूं क्यों ना 5 लाख हो, अगर कि आप मेहनत करेंगे तो आप तो 1 करोड़ में भी अपनी जगह को बना सकती हैं। इट डजंट मैटर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सामने जो आ रहा है कि स्पेशली चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो आप इनके लिए, इंग्लिश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो इन्हें रियल में यूज करना चाहिए? मतलब ये बच्चे रियल में, ये नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मेरे फेवर में बोले। मैं तो कहता हूं कि जो चीज है अगर कहीं अगेंस्ट में है तो आप दीपक शर्मा के अगेंस्ट में भी बोल सकती हैं कि सर ये गलत है, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों के लिए आप एक वास्तव में एक ईमानदार भारत के नागरिक होने के नाते इनके लिए एक सही मैसेज दें कि ये क्यों मिसगाइड हो रहे हैं, इन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या इनकी प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरी जो पहली बुक थी इंग्लिश को लेके वो आर एस अग्रवाल थी, और मैंने आर एस अग्रवाल के एरर, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन सभी चीज़ को बहुत डीपली स्टडी किया था। सर ने मुझे बेसिक्स पढ़ाए हुए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पूरी पढ़ी, मैंने 2 इयर्स सर के साथ टाइम लिया और मैंने पूरा बेसिक समझ के आर एस अग्रवाल को पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस लगाई वो मैंने एमपी पब्लिकेशंस, किरण, ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ की है। लेकिन सबसे पहले हम उसके लिए हमें ये होता है कि किसी एक बुक को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, तब हम प्रैक्टिस एरिया में आते हैं। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों से प्रैक्टिस की, और फिर एक मिरर ऑफ कॉमन एरर है जिससे मैंने एरर की प्रैक्टिस की, हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करा। फिर वोकैब के लिए मैंने बख्शी से भी वोकैब का यूज़ किया,
और आर एस अग्रवाल की जो वोकैब है वो इतनी हाई क्लास है कि उसके अलावा मतलब कहीं पर भी हम उसका मैच नहीं कर सकते। पर मैंने आर एस अग्रवाल के बाद ये सारी बुक को प्रेफर किया, और जिस भी बुक को मैंने लिया उस बुक को मैंने 2 या 3 बार उस चीज़ को कवर किया। मतलब एक बार करने से मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक के बारे में हम जान पाएंगे। बुक को पढ़ने के लिए उस एक बुक को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर धीरे धीरे करके हमें प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी होती है। पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि हमारा कहाँ से कितना परसेंटेज है। उसके बाद फिर हम जब हम अपने पीक पर होते हैं तो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपना रियल पोटेंशियल पता लगता है। तो ऐसे करके मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की, और सबसे मेन चीज़ इंग्लिश में ये होती है कि हमें एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर जाना होता है। जो एसएससी में जो अब पैटर्न आ रहा है टीसीएस का, वो एक जो नॉर्मल पहले जो आते थे एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो पहले आया करते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं। अब एक एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं अब सामने निकल के, तो हमें हर चीज़ का एक्सेप्शन देखना है कि यहाँ पर ये चीज़ प्रोसेस होती है, तो अब इसका एक्सेप्शन क्या है। आखिरी सवाल, जीएस के बारे में आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैथ्स और रीजनिंग के बारे में इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अकेले इंग्लिश से Australia doesn't make us summer, you know very well. Hence, you are requested to speak some words about mathematics, reasoning, and GS. डेफिनेटली सर, सर इसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है और 50 मार्क्स की जीके आती है। जीके को लेके हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ट्रेडिशनल जीके आती है और प्लस करंट अफेयर आता है। 2018 में करंट अफेयर का उन्होंने परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखा था, तो जो 19 में जो स्टूडेंट गए वो करंट अफेयर को फोकस्ड करके गए, और यहाँ पर ये मतलब जो निकल के आए 2019 की जीके, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन उन्होंने बहुत कम रखा और ट्रेडिशनल जीके का ज़्यादा रखा। तो हम किसी पुराने पेपर को लेके अपना तैयारी नहीं कर सकते, हमें करंट अफेयर प्लस ट्रेडिशनल जीके को इक्वली रखना पड़ेगा। उनका ये उन पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन को ब्रॉड कर रहे हो और किसको कम, क्योंकि वो अब एक पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं। इस बार करंट अफेयर को उन्होंने बहुत कम रखा और स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट करंट अफेयर का ही वेटेज लेके चले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर को भी इक्वल और ट्रेडिशनल जीके को इक्वल रखना चाहिए, और चीज़ों में एडवांस होना चाहिए। जो टॉपिक्स हमारे करंट के हैं उससे रिलेटेड ट्रेडिशनल जीके आ जाती है, तो हमें एडवांस होना बहुत ज़रूरी है जीके में। Now what about mathematics and reasoning? मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इसमें रीजनिंग का जो लेवल है वो अब ये चेंज हुआ है कि पजलिंग वे में क्वेश्चंस आने लगे हैं, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होने लगे हैं, कहीं ना कहीं बैंक पैटर्न को भी टच कर रहे हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए मैंने पहले बेसिक समझा, कॉन्सेप्ट समझे किरण से, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया स्पार्क से, प्रीवियस पेपर, और सबसे मेन चीज़ मैंने मॉक टेस्ट से रीजनिंग की है, क्विजेस किए हैं छोटे छोटे 10 मिनट्स के, जिससे मैंने अपना टाइम मेंटेन किया है, और मैंने उसके साथ साथ बैंक की बुक्स भी लगाई हैं, जिससे मेरा जो पजलिंग वाला जो डीडीए में जो मेन आया था वो पजलिंग वे में ही रीजनिंग आई थी, और वो मेरी बैंक की प्रिपरेशन वहाँ काम आई। तो हमें अपने आप को बाउंडेड नहीं करना है। अब हमें हर तरह का रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी रखनी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है और हर सेक्टर का स्टूडेंट हमारे एसएससी में आ रहा है, तो इस वजह से जो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी बहुत हार्ड होके हुआ है। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। अब मैं ये केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें किन किन लोगों की, आपके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि अ फैमिली प्लेज अ ग्रेट रोल। तो आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर फैमिली, कि वो उन्होंने आपको किस तरीके से कोऑपरेट किया। यस सर, जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हमारी सक्सेस सिर्फ एक दिन की दिखती है, उसके पीछे का हार्डवर्क हमारा बहुत सालों का होता है, और सपोर्ट फैमिली का बहुत मायने रखता है, जिसमें मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। टीचर है? यस सर, वो टीचर है, और उन्होंने मतलब प्रॉपर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, एग्जामिनेशन देना, रिजल्ट मेंटेन करना, वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग तक जो उनका सपोर्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और साथ ही मेरा जो सक्सेस है मैं वो डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे मामू हैं हमीद खान, लेट हमीद खान, उनको एक्सपायर हो गए हैं अभी, और उन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट जो दिया, पापा ने सपोर्ट किया मुझे साथ में ले जाने का, बट मेरे मामू ने मुझे मोरल सपोर्ट बहुत दिया। हाँ, वो मेरी सक्सेस नहीं देख पाए, कुछ टाइम पहले वो एक्सपायर हुए हैं, बट ये जो डेडिकेट मैं अपनी सक्सेस करती हूँ मैं अपने मामू को करती हूँ, क्योंकि एक गर्ल के लिए मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, आपने अपना कीमती समय दिया, बच्चों के लिए एक मैसेज जाएगा,
Yes, और sir. आप ज्वाइनिंग और कर चुकी हैं। मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे दीपक शर्मा सर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया सबसे पहली कोचिंग मेरी सर क्या थी, और वहाँ पर मुझे एक होप मिली कि हाँ लाइफ में कभी ना कभी मुझे कामयाबी मिलेगी। ये बात सच है, जब मैं सर क्या गई थी तब मुझे इंग्लिश का इतना मुझे लगता था इजी होगी या मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इंग्लिश होती क्या है ये मुझे सर क्या पता लगी थी कि उसको हम बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं ले सकते। और आज जो सिचुएशन है बच्चों की, जो इंग्लिश को लाइटली लिया करते थे, वो आज यहाँ स्टेज पे आके वही बच्चे मतलब सक्सेस नहीं ले पा रहे जिन्होंने इंग्लिश को लाइटली लिया है, क्योंकि अब इंग्लिश का एग्जैक्ट जो इंग्लिश होती है वो पैटर्न अब एसएससी ने ले लिया। एक्चुअली मेरी कोचिंग की एक प्रॉब्लम है, वो है डिसिप्लिन। यस सर, सब जब प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपका। नहीं, लोगों के लिए जो एक माहौल बनाया जाता है वो मेरे डिसिप्लिन से बड़ा क्या होता है। अगर कोई सक्सेस चाहिए ना लाइफ में, तो सर हमारे हमेशा मेरे गुरु Yes. जो शुक्रवार सर थे वो Yes. हमेशा कहते थे डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आदमी को। यस सर। और जब तक आपका टीचर और आपकी कोचिंग डिसिप्लिन नहीं है, आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। टीचर अगर कहीं आपको डांट रहा है, कोई चीज समझा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए कर रहा है। और यदि आपको टीचर डिसिप्लिन नहीं सिखा रहा, तो ये आप फैक्ट मान लेना कि आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। तीन चीज का मैं जानता हूं, तीनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे ज्यादा वेल विशर होते हैं, माँ, बाप और गुरु, ये कभी भी गलत डांटते ही नहीं हैं। सर का जो डिसिप्लिन फैक्टर है वो सिर्फ कोचिंग में ही काम नहीं आता। आज जिस ऑफिस में मैंने ज्वाइनिंग की है वो डिसिप्लिन, वहाँ का एरिया, वहाँ की लोकेशन, ये डिसिप्लिन के बारे में ही जानी जाती है। तो जो डिसिप्लिन सर सिखा रहे हैं वो सिर्फ आपकी स्टूडेंट एज में काम नहीं आएगी, वो आपके ऑफिशियल वर्क में, वो आपके ऑफिस स्टेटस में, और आप जिधर ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे प्रोग्रेस में वो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो वो डिसिप्लिन उसको हम नेगेटिव वे में नहीं, वो बहुत पॉजिटिव काम करता है हमारे लाइफ में। तो मुझे लगता है सर का डिसिप्लिन मेरे लिए एक एडवांटेज रहा, और सर की जो पिन ड्रॉप साइलेंस जो क्लास में रहती है वो एक फोकस करने के लिए हमें अपने करियर, अपने एम और अपने फ्यूचर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सर जो डिसिप्लिन रखते हैं ये वो अपने लिए नहीं, हमें लगता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए वो मेंटेन करके चलते हैं, और ये बहुत रिक्वायर्ड भी है। ठीक है भाई लोगों, आप सब लोग डिसिप्लिन रहिए और सक्सेस लीजिए। सक्सेस लेने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पर डिसिप्लिन शब्द आ गया, सब चीज़ अपने आप वहाँ पर आ जाती है। सक्सेस बहुत छोटी मोटी चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच फरहाना, थैंक यू वेरी मच।